सभी विद्यार्थियों को नमस्कार एवं स्वागत। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th की जीव विज्ञान की दूसरी यूनिट का पहला टॉपिक, जिसका नाम है पादप पुष्पीय पादपों की आकार की। हमारा टॉपिक है पुष्पीय पादपों की आकार की। पुष्पीय पादप वे पादप जो पुष्प धारण करते हैं और आकार की से तात्पर्य उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन करने से होता है। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? पुष्पीय पादपों की बाह्य संरचना कैसे होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस टॉपिक के इस भाग फर्स्ट के अंतर्गत केवल और केवल हम इसकी बाह्य संरचना और मूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के अंतर्गत हम पादप के दूसरे भाग और तीसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। पुष्पीय पादपों की बाह्य आकारकी का जब हमें अध्ययन करना होता है तो सामान्य तौर पर जब एक छोटे से पादप को उखाड़ते हैं और उखाड़ने के बाद में जब हम उसकी बाह्य संरचना का अवलोकन करते हैं तो हमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? तो हमें भाग दिखाई देते हैं। एक भाग उसका वो होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। इस भाग को नाम देते हैं मूल अथवा मूल तंत्र कहेंगे। जमीन के बाहर एक मुख्य अक्ष जैसी संरचना पाई जाती है, वो इसका तना कहलाता है, या हम इसको अक्ष भी कह सकते हैं। इस तने पर कई प्रकार की छोटी और बड़ी पर्ण पाई जाती है। तो ये क्या हुई? पर्ण प्रकार हो गई। पर्ण के साथ में कई प्रकार की कलिकाएँ पाई जाएगी जो आगे जा कर के पर्ण को भी वक्त करेगी। पर्ण को आधारी भाग की पर्ण बड़ी होगी, जबकि शीर्ष भाग की पर्ण होती हैं वो छोटे आकार की होती है। इसके बाद में इसमें पुष्प विकसित होते हैं, तो पुष्प होंगे, पुष्प कलिकाएँ पाई जाती है। इस पुष्प के परिवर्तन के बाद में फल का निर्माण होता है और फल में क्या पाए जाएंगे? बीज पाए जाते हैं। फल के अंदर ही बीज होते हैं। जैसे हम सेब को काटते हैं तो सेब के अंदर बीज बनते हैं, आम के फल को काटते हैं तो उसके अंदर बीज बनते हैं, मूंग की फली को जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से बीज मिलते हैं, मूंगफली के फल जो छिलका सहित है उसको हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से बीज मिलते हैं। तो ये इन पादपों के फल कहलाते हैं। तना, पर्ण, फल और पुष्प युक्त इस भाग को, जो कि जमीन से ऊपर की ओर होता है, इसको पर्होतंत्र कहा जाता है। पर्होतंत्र कहते हैं। जबकि जमीन के अंदर वाला जो भाग होता है उसको मूल तंत्र कहते हैं। इसका मतलब पुष्पीय पादप को आकारिकी के आधार पर हम इसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पर्होतंत्र और मूल तंत्र। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि मूल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। जैसे गेहूं की मूल अलग होती है, मूंग की मूल अलग होती है, खेजड़ी की मूल अलग होती है, तो उसकी अलग अलग संरचना होती है। तना भी देखते हैं हम, अलग अलग प्रकार का होता है। तो तना कितने प्रकार का होगा, तना का कार्य क्या होगा, इसका उपयोग क्या हो सकता है, महत्व क्या है इसका। ठीक इसी प्रकार की पर्ण भी हम पादपों में अलग अलग प्रकार की पर्ण देखते हैं। तो इतनी सारी पर्णों के अंदर पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में पर्ण के टॉपिक के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। फल भी कई प्रकार के हैं, फलों के बारे में देखेंगे। पुष्पीय संरचना, जो इसका रंगीन भाग दिखता है, जो हरे रंग का दिखता है, इसका आंतरिक भाग में क्या क्या संरचना होती है, तो वो हम पुष्पीय आकारिकी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इस पुष्प को हम कुछ संकेतों के रूप में कैसे लिखेंगे, तो पुष्प सूत्र पढ़ेंगे और उसको डायग्रामेटिक रूप से कैसे प्रदर्शित किया जाए कि वो आसानी से वनस्पतिक भाषा के रूप में समझ में आ जाए, तो हम पुष्प का चित्र बनाएंगे। तो हमारे पास में इस
पुष्पीय पादपों की आकार की नामक पाठ के अंतर्गत कितने सारे टॉपिक हुए हमारे पास में? मूल तंत्र या मूल, तना, पर्ण, फल, पुष्प और बीज। तो हम प्रत्येक एक एक टॉपिक को एक एक भाग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिससे हमें इनको समझने में आसानी होती है। अब किसी भी पादप को जब आप उखाड़ोगे इसको मूल होगी, तो मूल सहित पूरे भाग का डायग्राम इस प्रकार का दिखाई देगा। हो सकता है कि उसमें मूल जो डायग्राम के रूप में दिख रही है वैसी नहीं हो, पर्ण भी अलग प्रकार की हो, पुष्प भी अलग प्रकार के हो, फल भी अलग प्रकार के हो। ये तो इन पादपों के अंदर विविधता होती है जिसको हमें पढ़ना होता है। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि पादपों में पाई जाने वाली संरचना जो आधारीय भाग में मूल तंत्र का निर्माण करती है, वो मूल कैसी होती है और कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से मूलांकुर से उत्पन्न होती है। बीज के अंतर्गत पाई जाने वाली संरचना जो भ्रूणीय संरचना होती है वो मूलांकुर और परांकुर कहलाता है। तो परांकुर से प्रोतंत्र विकसित होगा और मूलांकुर से मूल तंत्र विकसित होता है। मूल के मूलांकुर से विकसित होने या अन्य भागों के विकसित होने के आधार पर मूल को 3 भागों में बांटा जाता है। अर्थात मूल कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली मूल होती है उसको टैप रूट या मूसला मूल कहते हैं। दूसरी मूल को जकड़ा मूल या फाइब्रस रूट के नाम से जाना जाता है। और तीसरी मूल को एडवेंटेटिव रूट या अपस्थानिक मूल कहते हैं। अब मूल के लक्षण क्या होंगे? नंबर 1, मूलांकुर से उत्पन्न होगी। और नंबर 2, क्योंकि ये इस प्रकार की संरचना है तो ये गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है। किसकी ओर करेगी? गुरुत्वाकर्षण की। तो हम उसको नाम देंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती पादपीय भाग। इस पादप भाग में कभी भी क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती। दूसरा, जब वो गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, इसका मतलब प्रकाश है वो ऊपरी क्षेत्र की ओर है, तो प्रकाश की विपरीत वृद्धि करें तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। आपने देखा होगा कि इस मूल में कभी भी इस प्रकार के छोटे छोटे खंडीय संरचना नहीं पाई जाती। इन खंडों को क्या कहते हैं? इन खंडों को नाम देते हैं संधि। कौन सी संधि? पर्वों की संधि। और इसके बीच वाले भाग को नाम देते हैं पर्व। तो पादप का वो भाग जो पर्व और पर्व संधि में विभक्त नहीं होता है वो हमेशा मूल कहलाती है। कितने प्रकार की हुई मूल? तो मूल 3 प्रकार की, मूसला मूल, जकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। अब इसकी विशेषता क्या होती है? कई बार हम कई बुक्स में ये पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से मूल 2 प्रकार की होती है, मूसला मूल होती है और अपस्थानिक मूल होती है। लेकिन मूल रूप से उत्पत्ति के आधार पर मूल कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। मूसला मूल जो कि मूल रूप से द्विबीजपत्री पादपों का लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण का मतलब होता है वो इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता आती है। होता क्या है? मूलांकुर से विकसित होगी, लेकिन इसकी एक मूल होगी, वो इसकी मुख्य मूल कहलाएगी। वो सबसे ज़्यादा विकसित होगी तो ये मुख्य मूल, या इसको नाम देते हैं प्राथमिक मूल। तो एक मूल होगी, एक लंबी संरचना होगी, वो मुख्य भाग होगी, उसको नाम देते हैं मुख्य मूल, प्राथमिक। इसके बाद में इसके पार्श्वों से जितनी मूल विकसित होगी इन सब को नाम देते हैं पार्श्वीय मूल। क्या कहेंगे? पार्श्वीय मूल। लेकिन इस प्रकार के मूल तंत्र में हमेशा पार्श्वीय मूल की लंबाई मुख्य मूल की लंबाई की तुलना में कम होती है। जैसे मूंग के बीज को हम उखाड़ते हैं, पौधे को उखाड़ते हैं, तो इसके साथ में लंबी सी मूल बाहर निकली हुई दिखाई देती है, साथ साथ निकलती है, वो कहलाती है मुख्य मूल। और मुख्य मूल के साथ वो मूल तंत्र कौन सा? मुख्य मूल, प्राथमिक मूल,
पार्श्वीय मूल अथवा प्राथमिक पार्श्वीय मूल, द्वितीयक पार्श्वीय मूल। तो ये सभी प्रकार के पार्श्वीय मूल और मुख्य मूल मिल करके किसका निर्माण करेंगे? मूसला मूल तंत्र का निर्माण करते हैं। मूसला मूल तंत्र किसमें पाई जाएगी? द्विबीजपत्री पादपों। ठीक इसी प्रकार के हम यदि गेहूं के पौधे को उखाड़ें अथवा किसी अन्य एक बीजपत्री पौधे को उखाड़े, चावल के पौधे को उखाड़े, मक्के के पौधे को उखाड़े, तो उस स्थिति में इस मूलांकुर या तने के आधारीय भाग से, किसके? ये तना है, इस तने के आधारीय भाग से बहुत सारी मूल पतली पतली रेशों के समान निकली हुई दिखाई देती है। जब हम गेहूं के या बाजरे के पौधे को उखाड़ते हैं तो उसके आधारीय भाग, तने के आधारीय भाग से बहुत सारी पतली पतली मूल बहुत सारी फैली हुई दिखाई देती है। ये सभी मूल रूप से जकड़ा मूल कहते हैं। क्योंकि ये पतले रेशों के समान होती है, इसलिए कभी कभी इसको रेशेदार मूल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम एक ही है, जकड़ा मूल को या इसको रेशेदार मूल कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें पार्श्वीय मूल अत्यधिक विकसित होती है, जबकि इसकी मुख्य मूल होती है वो हार्षित हो जाती है। मुख्य मूल की लंबाई कम होती है, लेकिन उसके भाग से कई प्रकार की पतली पतली शाखाएं निकली हुई होती है, और यही पतली शाखाएं मूल रूप से खनिज लवण का तथा जल का अवशोषण करने के साथ साथ पादप भाग को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है। किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री पादपों में। तीसरे प्रकार की मूल होती है, उसको नाम देते हैं हम अपस्थानिक मूल। ये किस प्रकार से भिन्न है? मूसला मूल और जकड़ा मूल दोनों ही मूलांकुर से विकसित हुई होती है, लेकिन जकड़ा मूल में मुख्य मूल विकसित नहीं होती है, पार्श्व मूल ज़्यादा विकसित होती है। मूसला मूल में मुख्य मूल ज़्यादा विकसित होती है, पार्श्व मूल कम विकसित होती है। लेकिन मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से जब मूल विकसित हो जाती है, तब इस मूल को नाम देते हैं अपस्थानिक मूल। पादप के अन्य भाग से, अन्य भाग का मतलब हुआ जैसे हम मक्का के अंतर्गत देखते हैं, तो मक्का के आधारीय भाग में पाई जाती है जकड़ा मूल, लेकिन पादप भाग की लंबाई बहुत अधिक होती है, इसलिए उस लंबे स्तंभ को आधार प्रदान करने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए कुछ विशेष मूल निकलती है। तो यहाँ से ये पर्व है, इस पर्व से पर्व संधि है, ये दूसरी पर्व संधि है। ठीक इसी प्रकार की ये तीसरी पर्व संधि आएगी। तो लगभग 2 या 3 पर्व संधियों से कुछ विशेष प्रकार की मूल निकलती है, विशेष प्रकार की संरचना निकलती है, जो जमीन के अंदर घुस करके इस लंबे पादपीय भाग को सहारा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये भी मूल के समान कार्य कर रही हैं और मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के दूसरे भाग से विकसित होती है, इसलिए उसको नाम देते हैं अपस्थानिक मूल। तो क्या लिखेंगे हम इसको? मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से विकसित मूल कौन सी कहलाएगी? अपस्थानिक मूल कहलाएगी। ये और कौन से पौधों में पाई जाती है? बरगद का देखा होगा आपने, बरगद के एक मुख्य अक्ष होता है, इसे शाखाएं निकली होती है, लंबी लंबी शाखा निकलती है। इन शाखाओं से इस प्रकार की लटकी हुई मोटी रस्से के समान संरचना दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के अंदर चली जाती है। ये भी किस रूप में कार्य करेगी? मूल के रूप में। क्यों करेगी? कि मूल का कार्य क्या है? जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण, और नंबर 2 पादप भाग को सहारा प्रदान करना। तो ये भी काम यही कर रही है, इसलिए इसको नाम देते हैं मूल। लेकिन उत्पन्न किससे हुई है? मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भाग से, जिसमें मुख्य रूप से शाखाओं से विकसित हुई है। तो इन मूलों को भी क्या नाम देंगे? अपस्थानिक मूल। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार की मूल पादप समूह में पाई जाती है। अब इस मूल की संरचना कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
मूल के प्रकार के बाद में देखते हैं मूल की संरचना कैसे होती है। मूल रूप से ये मूल के अग्रभाग को निरूपित करता हुआ डायग्राम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल शीर्ष की संगठन कैसे होता है वो भी हम समझ सकते हैं। इस मूल के अग्रभाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, इसको नाम देते हैं मूल गोप। गोप क्या करेगा? जब मृदा के कणों से होते हुए, जैसे ये मृदा के कण है और इससे होते हुए मूल की वृद्धि होती है, आगे बढ़ती है मूल, तो उस स्थिति में अग्रभाग इन मृदा के कणों से घर्षण करता है। उस घर्षण के कारण हो सकता है कि अग्रभाग विघटित हो जाए, तो उस विघटन से रोकने के लिए अग्रभाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। वो शीर्ष भाग को घर्षण से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जब टोपी नुमा संरचना के आंतरिक भाग की बात करते हैं तो वो इसका विभज्योतिक क्षेत्र कहलाता है। विभज्योतक क्षेत्र क्या होता है? विभज्योतिक क्षेत्र या इसको मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। विभज्योतिक क्षेत्र की कोशिका हमेशा सघन जीवद्रव्य युक्त होगी, केंद्रक बड़ा होगा, कोशिका बीटी पतली होगी और इसमें रिक्तिकाएँ छोटी होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएँ लगातार समसूत्री विभाजन करते हुए कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, इसलिए इस क्षेत्र को नाम देते हैं विभज्योतिक क्षेत्र। विभज्योतिक क्षेत्र के पीछे वाला इस क्षेत्र को नाम देते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या होगा कि जैसे ही विभज्योतिक क्षेत्र या विभज्योतिक क्षेत्र से कोशिका का निर्माण होगा, तो वो कोशिका प्रारंभ कैसे होगी? छोटी छोटी, जैसे एक कोशिका से दो कोशिका बनी, दो से कैसे बनी? चार कोशिका बनी। तो विभाजन के तुरंत पश्चात बनने वाली कोशिका होगी वो छोटे आकार में होगी। अब ये कोशिका विभाजन नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी? अपने आकार में वृद्धि करेगी, तो कोशिका का आकार बढ़ेगा। जब कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा तो उस स्थिति में उस पादप भाग की आकार में भी वृद्धि होती है। कोशिका, इस क्षेत्र की कोशिका है, आकार में वृद्धि करके पादप भाग की लंबाई में वृद्धि करता है, तो इसको नाम देते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर लंबे पतले नलिकीय संरचना पाई जाती है, इन संरचना को नाम देते हैं मूल रोम कहते हैं। मूल के जिस भाग में मूल रोम पाए जाते हैं, इस क्षेत्र को नाम देते हैं मूल रोम क्षेत्र। हम जब मूल के कार्य पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण मूल के कौन से भाग से होता है? पूरी मूल से नहीं होता, बल्कि उस भाग से होता है जहाँ पर मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम क्या करेंगे? जल को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र के पीछे वाला भाग जिस पे मूल रोम नहीं पाए जाते, इस क्षेत्र की कोशिकाएं स्थायी होती है। उसमें न तो विभाजन होता है, न ही उसमें दीर्घीकरण होता है, और न ही इसमें मूल रोम पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को नाम देते हैं परिपक्वन क्षेत्र। क्या कहेंगे? परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं या परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मूल के शीर्ष भाग को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया जाता है। विभज्योतिक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि मूल शीर्ष का संगठन कैसा होता है या मूल शीर्ष की संरचना किस प्रकार से होती है। तो आपको इस डायग्राम के माध्यम से इसको प्रदर्शित करना है। तो अब क्या इतना टॉपिक पढ़ने के बाद में बता सकते हैं कि मूल का कार्य क्या है और मूल का कौन सा भाग जल अवशोषण का कार्य करता है? तो आसानी से बता सकते हैं कौन सा भाग जल अवशोषण करने का पादपीय भाग है, वो मूल तंत्र है। और मूल तंत्र में कौन सा भाग होता है?
मूल रोम क्षेत्र होते हैं। जैसे जैसे मूल की लंबाई में वृद्धि होती जाती है तो हमेशा विभज्योति क्षेत्र होगा, अग्रभागी होगा। इसके पीछे वाला भाग होगा वो दीर्घिकर्ण क्षेत्र होगा, और दीर्घिकर्ण क्षेत्र के पीछे वाला भाग में क्या होंगे, मूल रोम विकसित होंगे। तो जैसे जैसे मूल की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये दोनों क्षेत्र आगे बढ़ते जाएंगे, तो मूल रोम क्षेत्र भी क्या होगा, धीरे धीरे आगे खिसकता जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में प्रारंभ में मूल इतनी थी तो मूल रोम क्षेत्र इस भाग में था, फिर मूल की लंबाई बढ़ गई, इसका दीर्घिकर्ण क्षेत्र के जस्ट पीछे मूल रोम विकसित होगा, इस भाग में विकसित होगा, तो यहाँ पे नया मूल रोम क्षेत्र विकसित हो गया। तो जो पहले से मूल रोम उपस्थित है उनका क्या होगा, तो उनका क्या होगा, क्योंकि जैसे ये परिपक्व क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, कोशिका भित्ति मूल रोम की मोटी हो जाती है, जिसके कारण ये संरचनाएं जल का अवशोषण करने में असक्षम होती है। इस स्थिति में मूल रोम निष्क्रिय हो जाते हैं और या तो वो पादप भाग से पृथक हो जाते हैं या अवशेषी संरचना के रूप में मूल के ऊपर पाए जाते हैं। और यह अवशेषी संरचना कैसे होगी, कठोर शूलनुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में इन मूल रोम के द्वारा कोशिका भित्ति मोटी होने के कारण जल का अवशोषण नहीं होता। जल का अवशोषण हमेशा कहाँ से होगा, सक्रिय मूल रोम से जो लगातार आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे मूल रोम क्षेत्र आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पीछे स्थित मूल रोम निष्क्रिय होते जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के इस छोटे से टॉपिक में हमने डिस्कस किया है पादप की बाह्य संरचना कैसे होती है और मूल की संरचना कैसे होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मूल के रूपांतरण कितने प्रकार के होते हैं और इसका कार्य क्या है तथा मूल का महत्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।